फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटपुट वोल्टेज इन द फॉलोइंग सर्किट इज कंसीडर आइडियल डायोड केसेस। तो आइडियल डायोड में क्या होता है कि अगर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड में हो यस। तो इसे हम शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, और अगर रिवर्स बायस में हो तो ये तो ओपन ओपन। सर्किट की तरह। तो अगर तुम ये देखो तो ये जो फेस है दोनों डायोड का, ये प्लस है और ये प्लस है, लेकिन यहाँ पे अर्थिंग हम्म। किया हुआ, मतलब ये माइनस हो गया और ये भी प्लस है आपका। तो बेसिकली ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ये डायोड कंडक्ट करेगा। ये अगर ये सत्य है। डायोड कंडक्ट करेगा तो करंट यहाँ से आएगा, और करंट यहाँ से आएगा, और करंट यहाँ से आएगा। करंट यहाँ से आएगा, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो ड्रॉप है वो आई आर का ड्रॉप आपको मिल जाएगा। तो 5 वोल्ट है और यहाँ पे कुछ और है नहीं, तो 5 वोल्ट का ही ड्रॉप आपको यहाँ मिल चुका है। तो आपका जो ये लोकेशन होगा ये 0 वोल्ट का होगा, और इसी यस लोकेशन का सर। वोल्टेज पूछा गया है, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा 0। पहले कुछ यस। क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, तुम लोग उसको देख लो। उसके बाद फिर तुम लोग 10-15 हम्म। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है? अब ध्यान से फोकस होकर सभी लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है, ये जो क्वेश्चन है ये है जेनर डायोड का। जेनर डायोड में आप देखिए कि यहाँ पे गिवन है जेनर वोल्ट ब्रेक डाउन वोल्टेज 4 वोल्ट। तो ये 4 वोल्ट यहाँ पे गिवन है, ये 4 वोल्ट है, तो बच्चों ये भी आपका 4 वोल्ट हो गया। ये 4 वोल्ट है तो यहाँ पे करंट मिल गया। करंट कितना हो जाएगा? 4/400। इसका मतलब ये हो गया 10 मिली एम्पियर, और यही करंट पूछा गया है, तो 10 मिली एम्पियर हो गया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था कि जेनर डायोड से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर 4 वोल्ट यहाँ है, 12 वोल्ट यहाँ पर है, तो 8 वोल्ट जो है आप यहाँ लिखेंगे। तो इसका मतलब इसके क्रॉस जो यहाँ से जो करंट हो जाएगा वो 8/100 हो जाएगा। तो आप इसको 0.08 मिली एम्पियर लिखें। तो 0.8 यहाँ आया, 0.41 यहाँ चला गया। अगर पूछता कि भाई यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो ये आपका होता 0.07, मीन्स 0.07, सॉरी ये मिली एम्पियर नहीं हो, ये एम्पियर था, तो ये 0.07 एम्पियर आंसर हो जाता, और 7 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसका कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसंट्रेशन है वो स्मॉल एन है। अब जब प्योर सेमीकंडक्टर होता है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं, और उनके नंबर के कंसंट्रेशन को एन आई बोलते हैं। तो एन आई का मतलब हो गया कि नंबर डेंसिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। और अगर एन और पी में आप कन्वर्ट करते हैं तो एन ई और एन एच जो है वो क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन किसका? इलेक्ट्रॉन और होल का। तो एन आई इंटू एन आई इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कंसंट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा होल से। दूसरी बात ये हो गई, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तीसरी बात ये है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो इम्प्योरिटी हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में क्या होता है, इसे मान लेते हैं अगर सिलिकॉन 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 की पूरी फैमिली है, सिलिकॉन सिलिकॉन की पूरी फैमिली है, तो यहाँ से आप इसको हटा दो और ये फास्फोरस आ गया। अब अगर ये फास्फोरस आ गया तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाएंगे, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हम कंडक्शन बैंड देखते हैं और इसके नीचे, बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक हम इम्प्योरिटी लेवल देखते हैं, और ये हमारा वैलेंस बैंड है। तो जो भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको एक जगह मिल गई, कहाँ? कंडक्शन बेस के आसपास। तो ये गैप बहुत कम हो गया, बड़े आराम से ये कंडक्शन बैंड में आ जाएगा एक तरीके से। तो इस फॉस्फोरस ने एज अ इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इस इम्प्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। और डोनर इम्प्योरिटी क्या डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन, ना कि होल। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर में होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, करेक्ट है। जो डोपेंट यूज करते हैं वो पेंटावेलेंट यूज करते हैं, करेक्ट है। अनइक्वल, इनकरेक्ट है। इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन होता है, इनकरेक्ट है। तो होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू डोनर। तो डोनर बेसिकली क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रॉन, होल्स नहीं करता है, तो ये करेक्ट है। तो आंसर हो गया ए बी ई। अब हम बात करते हैं, फिर से हमारे पास क्वेश्चन है जेनर डायोड का। तो जेनर डायोड विथ 5 वोल्टेज जेनर वोल्टेज इज यूज टू रेगुलेट अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज ऑफ 25 वोल्ट। तो बेसिकली स्टैंडर्ड अगर तुम कनेक्शन देखो तो एक ये सेफ्टी रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इससे आके सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये हो गया, इसको आप लोड रेजिस्टेंस मानेंगे, इसको मैं सेफ्टी रेजिस्टेंस बोलता हूँ। और ये डायोड मैंने लगा दिया रिवर्स बायस में, लेकिन स्पेशली डिजाइन डायोड है तो ऐसे कर दिया। और यहाँ पर हमने 25 वोल्ट अप्लाई किया, इसके क्रॉस 5 से ज्यादा होगा नहीं, तो 5 वोल्ट ये रखिए, तो 20 वोल्ट यहाँ आ जाएगा। अभी तो इतना इंफॉर्मेशन है। अब क्या बोल रहा है? फॉर अ 400 ओम रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज,
For a 400 resistance connected in series, the Zener current is found to be 4 times the load current. तो मान लेते हैं कि लोड करंट अगर आई है तो यहाँ पर कितना हो गया 4i, तो यहाँ पे कितना आ गया 5i। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये जो 400 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, ये मुझे लग रहा है कि सेफ्टी रेजिस्टेंस गिवन है, ये रेजिस्टेंस सॉरी सेफ्टी रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है ये गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को फिलहाल 400 लिख, तो 20 वोल्ट भी पता है, ओम्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ करंट मिल जाएगा, तो 5i के इक्वल होगा। तो 5i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/400। तो आई जो है हमारा 20/2000, तो 100, इसका मतलब 10 मिली एम्पियर ये करंट आ गया हमारा। अब देखते हैं इन्होंने पूछा क्या है, लोड करंट पूछा है, लोड करंट तो आई ही है, तो 10 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो 10 मिली एम्पियर में यही एक ऑप्शन दिख रहा है वैसे तो, फिर भी इन्होंने लोड रेजिस्टेंस भी पूछा है। अब यहाँ पर 5 वोल्ट है, अब लोड रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 है और करंट कितना है 10 मिली एम्पियर, मतलब -3, तो 5/10⁻², तो ये आ गया 500 ओम। तो ये निकाल लिया हमने। हालांकि एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो ये ऑप्शन मिलते ही आप इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि दोनों में सेम ऑप्शन करके एक से ज्यादा ऑप्शन क्रिएट किया जाता, तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं, डायोड पे बेस्ड एक सवाल है, बोल रहा है इन द सर्किट शोन अज्यूमिंग थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ डायोड इज नेग्लिजिबल स्मॉल, मतलब फॉरवर्ड बायस्ड में एक तरीके से ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा और रिवर्स बायस में ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। देन वोल्टेज ए बी इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, तो क्या होगा, एक साइकिल अगर मान लो प्लस मानते हैं, तो अगर ये एक साइकिल में अगर ये प्लस होगा तो ये देखिए फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, तो करंट बड़े आराम से फ्लो करेगा, तो यहाँ वोल्टेज हमें मिल जाएगा। और नेक्स्ट हाफ साइकिल में अगर आप देखेंगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो एक में ही फ्लो करेगा। अब वैसे देखा जाए तो अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊं तो एक प्लस है और एक माइनस, इसका कोई रूल वैसे तो होता नहीं है, मतलब मैं चाहूँ तो इसको प्लस पहले मान लो माइनस मान लो, इसको प्लस इसको मान लो माइनस मान लो, लेकिन स्टैंडर्ड वे में नॉर्मली हम लोग देखते हैं तो ये हम प्लस मानते हैं और ये हम माइनस अगर देखें उस हिसाब से, तो पहले रिवर्स बायस हो जा रहा है, पहले अगर रिवर्स बायस हो जा रहा है तो हमें वोल्टेज नहीं दिखेगा, ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस में दिखेगा, फिर रिवर्स में नहीं दिखेगा, फॉरवर्ड में दिखेगा। ठीक है, तो हम वैसे तो देखा जाए तो दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि डिपेंड अपॉन की क्या होगा, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन गिवन है तो मैं इसको प्रेफर करूंगा, डी करेक्ट है। अब आते हैं हम एक कुछ स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। जंक्शन एरिया जो सोलर सेल का है वो मेड वेरी नैरो कंपेयर टू फोटोडायोड। सोलर सेल्स आर नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल बायस। तो ये हमने देखा था कि जो सोलर सेल होता है उसमें क्या होता है कि हम इस पे काम नहीं करते हैं, हमारे पास जंक्शन है, हमें पता है कि जंक्शन में यहाँ पर अगर ये पी है और ये एन है, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है, नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है, तो एक तरीके से दो इलेक्ट्रोड बन जाते हैं हमारे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इन्हीं को हम बैटरी की तरह यूज करते हैं। और जब हम एलईडी पढ़ रहे होते हैं तो एलईडी में हम क्या करते हैं कि हम इस जंक्शन को कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस में, और यहाँ डोपिंग वगैरह को हाई करके बेसिकली इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन कराते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी के लिए ट्रांसपेरेंट कवर लगा देते हैं कि अगर वो एनर्जी विजिबल रेंज में निकली तो हम उसे देख पाते हैं। तो एलईडी और सोलर सेल के फंक्शन में ये डिफरेंस है कि इसमें पी टर्मिनल एन टर्मिनल को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि इसी चार्ज को हम बढ़ा दें सो दैट कि ज्यादा ज्यादा करंट फ्लो करे। ये सोलर सेल का ये फंक्शन हो गया और ये एलईडी का हो गया। ठीक है ना, एलईडी इज मेड लाइटली डोप, तो मैंने डिस्कस किया नहीं, एलईडी में हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि जो डोपिंग होती है वो हाई होती है, क्योंकि जो एनर्जी का एमिशन हो रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स के मिलने की वजह से हो रहा होता है। तो अगर हम कम डोपिंग रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन कम होगा। अगर हम डोपिंग हाई रखेंगे, जैसे मान लिया कि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो ये जंक्शन हो गया, चलो थोड़ा डिप्लेशन लेयर है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये इस साइड जाएगा तो नियर द जंक्शन, क्योंकि ये क्रॉस बाउंड्री क्रॉस कर रहा है तो पास के ही लोकेशन पे जाएगा, तो यहाँ अगर उसको खूब सारे होल मिलेंगे तो खूब सारा रिकॉम्बिनेशन होगा, खूब एनर्जी निकलेगी और वो हमें दिखेगा। तो इसका मतलब लाइटली डोप जो लिखा है ये गलत है, ये करेक्ट है, नैरो नहीं रखते हैं। अब अगर हम देखें, इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट्स इन कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज ऑफ एलईडी लाइट इंटेंसिटी। हाँ बिल्कुल सही है। करंट के इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, करंट के इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ कि आप ये जो वोल्टेज है ऑपरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाओगे, ऑपरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके इस तरफ आ रहा होगा, और मैंने डोपिंग हाई करके रखी है ट्रैप करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा से ज्यादा होल रिकॉम्बिनेशन होगा, तो उससे क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी नहीं, एक मिनट, इंटेंसिटी बोल रहा है, इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट्स इन द कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज ऑफ एलईडी लाइट इंटेंसिटी। ये एक बार देखना पड़ेगा, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, तो एक बार देख लेंगे इसको। और लास्ट में एलईडी हैव टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस फॉर इमिशन ऑफ लाइट। ये तो पता है, एक एलईडी का जो कनेक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, और फोटो डायोड का क्या होता है, रिवर्स बायस होता है। तो ये दो ऑप्शन फिलहाल में दिख रहे हैं, डी को थोड़ा हम लोग चेक कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बोल रहा है एक सर्किट गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट। तो थोड़ा सा एक बार सर्किट को देख लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे आई करंट मान लेते हैं, और अगर आप देखें तो ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है। कैसे पता चला? तो मान लो करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये कनेक्शन हटाई दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हायर है ये लोअर है, और बैटरी का कनेक्शन में देखो पी को आपने हायर से कनेक्ट कर दिया। तो एक तरीके से स्विच की तरह काम करेगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ही ज्वाइन कर देता हूँ, फिर तो सिंपल से सवाल होगा, यहाँ I/2 हो जाएगा, यहाँ I/2 हो जाएगा। तो केवीएल अगर हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 का राइज हो गया, -4I -4 इंटू I/2 इक्वल टू 0। तो 6 इज इक्वल टू 6I, सो आई इक्वल टू 1 एम्पियर। करंट 1 आ गया। अब देखते हैं रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यही करंट आई है। आई को हम क्या लिख सकते हैं, V/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, V कितना है हमारा 6 है, और I कितना है 1, तो 6 ओम हो गया। ऐसे भी बोल सकते हैं। अदरवाइज सिंपल 4 4 कितना हो गया 2, और 2 और 4 कितना हो गया 6, वहां से भी 6 ही दिख रहा है, क्योंकि डायोड तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है इसको करंट को चेंज करने के लिए। तो पहला जो दिख रहा है, ऑप्शंस पढ़ते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है, 6 ओम है। एमीटर में करंट कितना है, तो 1 ओम है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कौन है, ये है ए और बी। हाफ आई कितना हो गया 1, तो हाफ इंटू 4 2 हो जाएगा, तो ये नहीं करे, इनकरेक्ट है। डी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी, तो 4 इंटू 1 4 वोल्ट, करेक्ट है। टोटल रेजिस्टेंस ये इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट हो गया ए बी डी। डायोड के फॉरवर्ड रिवर्स पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फॉरवर्ड बायस डायोड। तो फॉरवर्ड के लिए पी टाइप को एन टाइप के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। कहने का मतलब, फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होना चाहिए कि अगर ये V1 है और ये V2 है, तो V1 हैज टू बी ग्रेटर देन V2। तो -10 की वैल्यू -15 से बड़ी होती है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। 4 की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, ये हो गया फॉरवर्ड बायस। -5 की वैल्यू -10 से बड़ी होती है, ये हो गया। और ये नहीं, BCD इसमें है ही नहीं। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। सर डी में वो रिवर्स बायस में है। अच्छा रिवर्स, सॉरी, शेप अलग हो गया डी में। डी में एक बार चेक करिए, तो ये इधर से पॉजिटिव कर दिया इन्होंने, 2 में इधर चेंज कर दिया है, तो ये होगा, तो BCE हो जाएगा। एक लाइट एमिटिंग डायोड है जो फैब्रिकेट किया गया है यूजिंग ये मटेरियल है, बैंड गैप ये गिवन है। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, दो जगह पे ये एक्सप्रेशन यूज होता है, राइट। एक हम पढ़ते हैं फोटो डायोड, और एक हम पढ़ते हैं LED। तो फोटो डायोड में क्या होता है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फोटो डायोड में नॉर्मली कनेक्शन रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस कराकर हम क्या करते हैं कि PN जंक्शन पर लाइट को फॉल कराते हैं, तो जो फॉल करेगा लाइट, उसकी फोटोन की एनर्जी एच न्यू होगी, ठीक है। और एच न्यू आने से क्या होता है कि यहाँ पर जो जंक्शन के आसपास, क्योंकि जंक्शन पे ही फॉल कराते हैं, तो जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं, और जंक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं वो उस डिप्लेशन लेयर में प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करते हैं, और उसके मूवमेंट से जो करंट डेवलप होता है उसे ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड होती है, ठीक है ना, जो लेफ्ट साइड होती है। और इसे, इसका जो कनेक्शन हम करते हैं वो रिवर्स बायस में करते हैं, तो वही रिवर्स करंट हो जाता है। थोड़ा बहुत जो करंट आपको देखने को मिलता है वही करंट ही हो जाता है। तो बेसिकली अब ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए कि, तो जैसे यहाँ पे इसने अब्जॉर्ब किया, तो मान लो वैलेंस बैंड के अंदर तुम देखो, क्योंकि होल्स का जो प्रेजेंस है वो वैलेंस बैंड के अंदर हम दिखलाते हैं। तो मैंने जो लाइन बोला कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कॉम्बिनेशन जनरेट होगा, मतलब वो फ्री हो जाएंगे, तो यहाँ पे समझ लो ये होल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि लाइट आई और उसने इलेक्ट्रॉन होल पेयर ने हीट एब्जॉर्ब, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो वो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और वो यहाँ से यहाँ चला गया। ये वाला गैप कितना है, एनर्जी गैप है। क्लियर है? तो एच न्यू की वैल्यू अगर एनर्जी गैप से बड़ी या इक्वल होगी लिमिटिंग केस में, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा और कंडक्शन हो जाएगा। इसे आप HC/λ भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने काफी इसको डुअल नेचर में यूज किया था, तो बेसिकली E इज इक्वल टू HC/λ, ये देखा जाएगा एच न्यू। सिमिलरली अगर हम LED के अंदर बात करेंगे, तो LED में इसका रिवर्स होता है। LED में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही होती है लाइट एनर्जी। तो इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ वापस नीचे आ गया, ठीक है ना। ये गैप कितना है, एनर्जी गैप, वही। तो थोड़ी बहुत एनर्जी मान लो यहाँ वहां चली गई, तो जो फोटोन की एनर्जी निकलती है जब भी ये यहाँ से फॉल करेगा, तो फोटोन की एनर्जी, फोटोन निकलेगा बाहर, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच नहीं होती है, वो हम बोलते हैं लेस देन होती है। मान लो थोड़ी एनर्जी में, मान लेता हूँ किसी फॉर्म में, लैटिस में, कोलिजन में, कहीं भी इस फॉर्म में चले, तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी यूज करते हैं। लेकिन लिमिटिंग केस की अगर हम बात करें तो इक्वल आप बोल सकते हो।
एज अ क्वेश्चन तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी गैप गिवन होगा, लैम्डा पूछेगा, तो आप क्या करोगे, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा लगा दोगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई लगाओगे, और ये 12400 यूज करोगे, और ये कितना है 1.42। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर से करके आप चेक कर लीजिएगा, ये आपको सी आ गया नैनोमीटर। थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, क्या किया है, नैनोमीटर जब हम यूज करते हैं तो 1240 यूज, तो दिस विल बी योर। आगे चलते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लिया, ये यूजफुल होगा। अगला अगर हम देखें तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है हमारा एक डिवाइस का, जो फिगर में शो किया हुआ है। तो मैं देखूं तो मुझे इस साइड उन्होंने ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब ये डायोड का रिवर्स बायस में आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आई और वी के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं उसको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब पढ़ते हैं वी आई ऐसे बनाते हैं, जो इसमें पैटर्न होता है, ये आई वाई एक्सिस की तरह हमेशा ही ऐसे बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सोलर सेल की अगर हम बात करें तो सोलर सेल का कुछ ऐसा बनता है डायग्राम, तो ये तो है ही नहीं। ट्रांजिस्टर पढ़ना भी नहीं है और ये है भी नहीं। ये जेनर डायोड है बिल्कुल, विच इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, करेक्ट है। और डायोड विच कैन बी यूज एज रेक्टिफायर, नहीं। डायोड में क्या होता है, डायोड में जो रेक्टिफायर की तरह यूज होता है उसमें वो स्विच की तरह बिहेव करता है। रेक्टिफायर में डायोड एज अ स्विच, हाफ साइकिल में करंट को फ्लो करने को अलाउ करेगा, हाफ में नहीं करेगा। इस प्रॉपर्टी से हम रेक्टिफायर बनाते हैं। एक्सेप्टर लेवल पी टाइप में, पी टाइप में जो लेवल होता है वो एक्सेप्टर लेवल होता है। तो पी टाइप में कैसा बनता है एनर्जी बैंड डायग्राम, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया। बच्चे इसको एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं, ये एल लिख देता हूँ, इसके अंदर होल्स होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा था एक्सेप्टर लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Maximum wavelength of light which can be create maximum wavelength of light which can create a hole would be maximum wavelength of light। तो ये वाला भी कहानी यही वाला है बेसिकली, कि आपका यहाँ पे पीएन जंक्शन है, हाँ, और ये लाइट आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये एच न्यू गिवन है, और तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे गिवन है, तो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा सी हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एच सी हो गया, वो कर दिया। डी ऑप्शन है। तो 1240 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 लिख देंगे, जो भी है इसका सी आ रहा है। अच्छा, अब 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इसको और सोचना चाह रहा हूँ कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, द एक्सेप्टर लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, एक्सेप्टर लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये थोड़ा सा ढंग से दिया नहीं है कि एक्सेप्टर लेवल तो यहाँ पर है, तो ये एनर्जी गैप है किसका, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट विच कैन क्रिएट अ होल। मुझे लगता है कि इसके और इसके बीच का गैप शायद हो। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, एनर्जी की वैल्यू मिनिमम। अब अगर मैं वैलेंस का देखूं तो ये वैलेंस बैंड की अपर हायर एनर्जी लेवल है, और ये एक्सेप्टर की लोअर एनर्जी लेवल है। तो यहाँ से जो ट्रांजिशन होगा, मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इस होल के पास जाता है, और ये होल यहाँ पर आता है, और होल का जो कंडक्शन होता है वो वैलेंस बैंड के अंदर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में होना जरूरी है, और वैलेंस होल्स के कंडक्शन के लिए होल्स का वैलेंस में होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, कुछ होल्स क्रिएट कर लिए ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटी के हेल्प से वैलेंस बैंड के ऊपर आसपास के एरिया में। अब क्या होगा, जब जरूरत होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा और होल से यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिल रही है। कितनी एनर्जी मिली, एच न्यू। इस एनर्जी को लेकर के ये ऊपर चला गया। अब ऊपर यहाँ वाला भी यहाँ जा सकता है, यहाँ वाला भी ऊपर जा सकता है, तो हमें मिनिमम एनर्जी फोटोन की चाहिए। तो मिनिमम एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसको इसके नीचे बिल्कुल लोअर सरफेस वाले होल्स के पास भेज देंगे, तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वो मैक्सिमम होगा। थोड़ा सा हमने और इसको इंसाइट दिया। यहाँ अगर हम देखें तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये V1 है और ये V2 है, एंड V1 ग्रेटर देन V2 है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस्ड में ये हो गया और ये रिवर्स बायस में हो गया, तो सर्किट में इसका रोल नहीं है। इन दोनों को सर्किट में रोल है। करंट इन दोनों में फ्लो ऐसे करेगा जैसे पैरेलल में फ्लो कर रहा है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लें। तो 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 20 25 6 6 ओम। बोल रहा है विच ऑफ द डायोड सर्किट शोज करंट बाइसिंग यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन। अब डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डायनामिक रेजिस्टेंस जो है हमारा, जैसे मान लेते हैं आई और वी के बीच का अगर हम ग्राफ बनाएं, तो लीनियर तो होता नहीं है, नॉन लीनियर होता है। तो किसी भी लोकेशन पर अगर मुझे वोल्ट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उस लोकेशन पे थोड़ा सा डेल्टा वी पे चल के हम डेल्टा आई करंट मेजर करेंगे। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई का जो मेजरमेंट है वो आर डायनामिक होता है। ठीक है ना, डायनामिक्स लिख दिया मैंने, डायनामिक। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो ये कनेक्शन रिवर्स बायस्ड है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, इसमें तो कोई बाइसिंग ही नहीं है, कैपेसिटर लगा के छोड़ा हुआ 0 0, इसको तो कुछ भी नहीं देखना है। और ये भी हमें दिख रहा है फॉरवर्ड बायस्ड है। और मुझे बी और डी दोनों ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, पर देखो, बस एक का नाम D1 एक का नाम D2 है।
हाँ सर सेम। तो अब जहां तक मुझे लग रहा है कि रिवर्स बायस में क्या होता है ना, करंट इतना कम होता है उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल होगा, तो वहां पे तो रेजिस्टेंस को हम ऑलमोस्ट इनफाइनाइट ही बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, और करंट भी पता है, करंट का भी ऑर्डर आपका माइक्रो एम्पियर का होता है, यहाँ एटलीस्ट चलो मिली एम्पियर का है, और थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो हमें ये मिल जाता है। तो स्टडी जो करेंगे तो उससे आंसर हमारा बी और डी दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारी एनालिसिस है। बोल रहा है कंडक्टिविटी ऑफ फोटोडायोड स्टार्ट्स चेंजिंग ओनली इफ, conductivity of photodiode starts changing only if the wavelength of incident light is less than this। तो वेवलेंथ का कम होना एनर्जी का ज्यादा होना होता है। तो लिमिटिंग जो हम एनर्जी लिखेंगे वो मान लो फोटोन की एनर्जी गैप विल बी एच सी बाई लैम्डा 1240 बाई 660, और इन्होंने बोला एनर्जी गैप को आप लिखो x बाई 8। सो x इज इक्वल टू 124 बाई 66 इंटू 8, कितना आ जाएगा ये 1/33। मैं कैलकुलेटर से देख लेता हूँ। सर 15 ही आ रहा है। 15 ये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैं छोड़ दूंगा, ये अब आप लोग कर लेंगे, जेनर डायोड का आइडिया हो गया, फिर भी चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जेनर डायोड ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज 10 वोल्ट। तो देखो आपको 10 वोल्ट यहाँ दिखा देना है, जो 10 वोल्ट यहाँ आएगा वही 10 वोल्ट यहाँ आएगा, ये दोनों पैरेलल में। तो यहाँ पे करंट हमारा आ गया 10/50, तो 1/80 एम्पियर आ गया। और 20 का 10 यहाँ आ गया तो 10 यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ पे करंट कितना आ गया 1/20। इस जंक्शन पे देखेंगे तो इधर कितना करंट आएगा, तो 1/20 आया, 1/50 चला गया, तो ये आई जेड आ जाएगा 3/100, इसका मतलब 30 मिली एम्पियर। चेंज करते हैं, ये हो जाएगा, ये आप कर लेंगे, जेनर ही है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए एक बार एक और करते हैं। जेनर डायोड की पावर रेटिंग गिवन है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर रहे हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज गिवन है, तो इससे हमें करंट मिल जाएगा। तो P इज इक्वल टू वी आई यूज करेंगे, आई की वैल्यू P बाई वी होगी, P 1.6 है और V हमारा 8 वोल्ट, तो 0.2 एम्पियर करंट हो गया। तो मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास 10 वोल्ट है, तो हम मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे 10 वोल्ट, उससे हम डिसाइड करेंगे सेफ्टी रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए कि हीट से वो खराब ना हो। तो 10 यहाँ आ गया, और 8 वोल्ट हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज था, तो 2 वोल्ट यहाँ आ गया। अच्छा, यहाँ किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, जीरो। तो जो करंट हमने अभी निकाला है 0.2 एम्पियर, वही करंट यहाँ से फ्लो करेगा। V इज इक्वल टू आई आर हम लोग सेफ्टी रेजिस्टेंस पे लगा देंगे, तो आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई करंट विच इज 0.2, सो 10 ओम। तो देख रहे हैं आप लोग कि एक ही टाइप का क्वेश्चन इसमें आ रहा है। तो अब थोड़ा मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पिक करूंगा, ये हो जाएगा। थ्योरेटिकल देखते हैं क्या है इसमें। बोल रहा है कि डिफ्यूजन करंट जो है पीएन जंक्शन में ग्रेटर होता है ड्रिफ्ट करंट से इन मैग्नीट्यूड इफ जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस में ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, जब ये जंक्शन फॉर्म करता है, जब ये जंक्शन फॉर्म करता है, तो ये मान लो पी टाइप हो गया, ये मान लो एन टाइप हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इधर का जो होल है वो यहाँ आके डिपॉजिट होता है। इसको आप प्लस भी सोच सकते हो, मतलब मैं प्लस भी लिख दे रहा हूँ अगर चाहो तो। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, इसको माइनस भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन्स या माइनस लिख दो। अब होता क्या है कि जैसे ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, तो दो इवेंट, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। जैसे मान लो कि अगर एक कंटेनर में यहाँ इस तरीके से मैं एक वो बना दूं, ऐसे ही बना देता हूँ और यहाँ वाटर फिल कर देता हूँ, तो देखा जाए तो वाटर का इक्विलिब्रियम में भाई आ गया है। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में अगर तुम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखोगे, तो जितना मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे तो मूवमेंट हो रहा है, उतना ही मॉलिक्यूल इधर जा रहा है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स तो है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो जितने मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जितना इधर इतना इधर, तो हमें नोट नेट फ्लो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली इधर से इधर चार्ज का माइग्रेशन हो रहा होता है, तो जब इधर से इधर हो रहा होता है, तो इस करंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट की वजह क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है ना। ड्रिफ्ट की क्या वजह है, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो जनरेट होता रहता है, जैसे जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो वो दोनों की वजह से जो करंट है वो इस तरफ जनरेट होता है, इसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल होता है, तो कोई भी हमें नेट करंट जंक्शन के थ्रू नहीं दिखता है। अब जैसे आप फॉरवर्ड बाइसिंग को बढ़ाएंगे, अच्छा इस पे क्या तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, ये कुछ ऐसा है जैसे कि बच्चे पैदा हो रहे हैं,
है ना, एक मान लेते हैं स्टैटिस्टिकली अगर हम देखें तो भाई टेम्परेचर है, अब रैंडम अंदर में तुम देख रहे हो कि पटाखे फट रहे हैं, मतलब कहीं पर इलेक्ट्रॉन होल पर यहाँ जनरेट हुआ, वहां जनरेट हुआ, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, राइट, तो ये इस पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बाइसिंग करेंगे, तो इधर का जो मूवमेंट है वो आप बढ़ा दोगे, तो ये मूवमेंट बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पे ये कह रहा है कि डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इफ जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। करेक्ट स्टेटमेंट। फिर बोल रहा है डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इनकरेक्ट। पी से एन की तरफ होता है, देखो, इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। एक स्टेटमेंट सही हो गया मेरे हिसाब से और एक गलत हो गया, तो ए इज करेक्ट। क्लियर है? तो ये हमारा एक पीएन जंक्शन में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट का एक आइडिया हमें हो गया। आगे चलते हैं। जेनर डायोड वर्क्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। सही है, रिवर्स बायस में काम करता है, बिल्कुल सही है। और सिंपल पीएन जंक्शन की तरह काम करता है फॉरवर्ड बायस में, बिल्कुल करेक्ट बात है। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज रेगुलेटर इनकरेक्ट, फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज रेगुलेटर इनकरेक्ट, दोनों में वोल्टेज रेगुलेटर इनकरेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड रेजिस्टेंस ऑफ। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो ये तो हमें पता ही है कि रेजिस्टेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे हम लोग, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता था, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन होता है एम एन ई स्क्वायर टाउ। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम है वो कम हो जाएगा, और मेटल में ये जो नंबर डेंसिटी होता था ये कांस्टेंट होता था, इसलिए टाइम कोलिजन के बीच का कम हो गया, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये भी रोल प्ले करता है, कौन? नंबर डेंसिटी। जैसे आप टेम्परेचर बनाएंगे तो जो भी आपका लैटिस का स्ट्रक्चर है वो सब वाइब्रेट करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बॉन्ड से टूटने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, तो नंबर डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो नंबर डेंसिटी बढ़ गई मतलब खूब सारे इलेक्ट्रॉन टूट करके बाहर निकल जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो ये फैक्टर डोमिनेट करेगा तो ये कम हो जाएगा। तो ये दोनों जो आप देख रहे हो, ये दोनों देखो ऑपोजिट है, तो नंबर डेंसिटी बढ़ेगा, एमई का नंबर जो है बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ एलईडी? एलईडी की बात चल रही है, एलईडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान रखना फटाफट, क्या क्या? फॉरवर्ड बायस्ड, हैवी डोपिंग, और क्या था? लो रेजिस्टेंस, और क्या था? एलईडी में लाइट निकलती है तो जो फोटोन की एनर्जी होती है वो एनर्जी गैप से थोड़ी कम होती है। इन चार चीजों का ध्यान रख लेते हैं। और एलईडी में ध्यान क्या रखना है, ये वाला ग्राफ बताया है आप लोगों को, इसमें खूब सारे, तो यहाँ रेड से शुरू होता है, इंफ्रारेड हो गया, और लास्ट में वायलेट वी पे खत्म होगा, ये ध्यान रखना है। इतनी चीजें में एलईडी काम हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? हेविली डोप्ड, करेक्ट है। एमिट्स लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। वैसे तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस में तो करंट बहुत कम होता है। इतना करंट कम होता है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, तो फोटॉन्स निकलेंगे तो भी हम देख नहीं पाएंगे। ये गलत हो गया, सी। जो एनर्जी लाइट की निकलती है वो स्लाइटली इक्वल और स्लाइटली लेस देन एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर होती है, ये वाला पॉइंट से ये भी करेक्ट हो गया। लेकिन हमारा इसमें तो, अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में क्या हो जाएगा? सी, ये हो गया। तो ये ध्यान देना है, नॉट करेक्ट। तो करेक्ट अगर होता तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ए, बी और डी। बोल रहा है फोटो डायोड जो है वो यूज करते हैं फॉरवर्ड बायस में। पहले फोटो डायोड को थोड़ा लिख लेता हूं मैं। फोटो डायोड रिवर्स बायस में यूज करते हैं। पहला, रेजिस्टेंस हाई होती है तो रिवर्स बायस में होती है। तीसरा, फोटो डायोड में हम बेसिकली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो एच न्यू होता है उसकी वैल्यू एनर्जी गैप से थोड़ी ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फोटो डायोड में भी हम डोपिंग को हाई रखते हैं, हाई डोपिंग। और रिवर्स बायस हो गया। अब इसमें देखते हैं। फोटो डायोड्स आर यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस यूजुअली फॉर मेजरिंग द लाइट इंटेंसिटी। Incorrect. For a PN junction diode at applied voltage V, the current in the forward bias is more than current in the reverse bias. करेक्ट बात है। वैसे अगर हम देखें तो ये फॉरवर्ड बायस है, इधर जो स्केल जा रहा है वो मिली एम्पियर में जा रहा है, और यहाँ पे ये इसके अंदर स्टडी करते हैं हम लोग, किसके? ब्रेकडाउन के अंदर। इधर जो है वो माइक्रो एम्पियर में है। तो ये माइनस वीबी से लेकर अगर हम किसी भी वोल्टेज तक यहाँ देखें, इस रेंज में अगर हम स्टडी करें, तो करंट जो फॉरवर्ड बायस्ड में देखने को मिलेगा वो रिवर्स बायस में भी वोल्टेज का लिमिट दे दिया है, V2 से V0, वेयर V0 इज अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड VZ इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। थ्रेशोल्ड का मतलब ये तो जीरो हो गया, तो मतलब यही समझ लो बेसिकली। यहाँ से यहाँ के बीच में ऑब्वियस ही बात है, ये जो तुम्हारा करंट है ये बहुत कम है, इधर जो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। तो ए फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। बोल रहा है व्हेन सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद बोरोन। बोरोन का मतलब, बोरोन एल्यूमिनियम फैमिली में आ गया, इसकी वैलेंसी 3 है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट का मतलब क्या हो गया? पी टाइप मटेरियल, तो लिखा इट बिकम्स पी टाइप।
सही बात है। आर्सेनिक का मतलब फॉस्फोरस हो गया, पेंटावेलेंट हो गया, तो बोला एन टाइप। सही बात है। सच दैट पी टाइप हैज एक्सेस ऑफ होल्स एंड एन टाइप्स ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टेटमेंट वन करेक्ट। फिर बोल रहा है व्हेन सच p type and n type semiconductors are fused to make a junction, a current will automatically flow which can be detected with an externally connected ammeter। अच्छा, जैसे आप पीएन जंक्शन बनाएंगे, इनका ये कहना है कि जैसे आप पीएन जंक्शन बनाएंगे और आपने यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया, मान लो मिली एमीटर लगा दो, तो बोल रहा है क्या करंट फ्लो करेगा? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे करंट का थोड़ा फ्लो दिखेगा शुरू में, लेकिन जैसा मैंने डिस्कस किया, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, डिफ्यूजन भी है और इधर क्या आ गया, ड्रिफ्ट आ गया। एक्चुअली ओवरऑल यहाँ से कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है जब तक हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे। तो सिर्फ पीएन जंक्शन बनाने से यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो ये इनकरेक्ट होगी। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट। Photodiode are preferably operated in reverse bias condition for light intensity measurement. Correct. Current in forward biased is more than current in reverse bias for PN junction diode. अब वैसे देखो कि रिवर्स बायस में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि क्या होता है, देखो फोटो डायोड में क्या होता है कि जब आप एक पीएन जंक्शन ले लिया हमने, और पी को एन से एन को पी से कनेक्ट किया, अब जब लाइट यहां से फॉल करेगी, ये लाइट जंक्शन के अंदर में इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड के द्वारा एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन करेगी, जिस फॉर्मेशन की वजह से ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा। मतलब बेसिकली ओवरऑल करंट बढ़ जाएगा। अगर मैं ये ना पास भी करूं तो भी मैं क्या कहता हूं कि यहाँ पर अगर आप आई और वी का ग्राफ लेंगे, जैसा मैंने डिस्कस किया था, करंट मिल रहा है, इस करंट को डार्क करंट बोल देते हैं। लेकिन जैसे ये बढ़ाएंगे या इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ेगा तो लाइट की वजह से बहुत कम बढ़ेगा, लेकिन क्या बढ़ रहा है ये पता कब चल रहा है? क्योंकि रिवर्स बायस में ऑलरेडी जो हमारा रेफरेंस करंट है वो बहुत कम है। लेकिन इधर अगर हम देखेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे तो ये करंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो मतलब ये लगभग ऐसे ही चिपक करके निकल रहा होगा, तो पता ही नहीं चलेगा। तो वैसे तो ये जो स्टेटमेंट है तुम्हारा करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और फॉरवर्ड बायस में जो है, हम इसलिए मतलब फॉरवर्ड बायस में ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो ग्रोथ ऑफ करंट आता है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इनसिग्निफिकेंट होता है। तो देखा जाए तो यही वजह है कि हम इसको प्रेफर करते हैं। देखो लिखा हुआ प्रेफर करते हैं हम कि रिवर्स बायस में, ये नहीं बोल रहा है कि रिवर्स बायस में ही करते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को, ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन आप इसको चेक करिएगा, मुझे ध्यान है इसमें आंसर में शायद करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हुआ था, तो ये क्या बोलते हैं, सर्च रीजन में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है। तो फिलहाल मैं यही बोल पाऊंगा इसमें कि तुम्हारा ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर इसको नॉर्मल तरीके से वो स्टेटमेंट कि हाँ भाई फॉरवर्ड करने पे करंट फ्लो कर रहा होता है, और इस बात को हाईलाइट यहाँ पे नहीं किया गया है कि उसके रेस्पेक्ट में इनसिग्निफिकेंट होता, अगर ये लाइन ऐड करता तो शायद वो एक्सप्लेनेशन हो जाता। समझ में आ रही बात? इसलिए इसका आंसर यहाँ पे, अभी काफी लोगों ने गलत भी किया होगा या पता नहीं, देख लेना एक बार। पोटेंशियल बैरियर जो है वो, जैसे मान लो जंक्शन का जो फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आके एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, बीच का गैप हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ठीक है ना। डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी तो लिख ही सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पूछा क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेल्टा वी बाई डी। डेल्टा वी की वैल्यू 0.6 हो जाएगी, डी की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगी, तो 10⁻6 10⁻⁻ कर गया +6 5 10⁻5, तो ये आंसर हो जाएगा 1। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जेनर का आप कर लेंगे। सोलर सेल का याद कर लेना, सोलर सेल का ये यूनिक ग्राफ होता है, तो ये सोलर सेल हो गया, डिस्कस किया हुआ ये ग्राफ यही होता है। ये हो जाएगा, बैंड गैप हो जाएगा। इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो दो डायोड कनेक्टेड है, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया एफ बी, और ये रिवर्स बायस हो गया। अब ये रिवर्स बायस हो गया तो ये अलाउ तो करेगा नहीं करंट को फ्लो करना, तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ से करंट चला, इसने अलाउ कर दिया, तो यहाँ पे मैंने I1 लिख दिया, यहाँ से I2 लिख लिया। जब ये यहाँ पे पहुंचा तो रिवर्स ने ब्लॉक कर दिया, तो इधर से आ गया वही करंट I1, यहाँ से I1 आ गया। अब ये दोनों मिल करके यहाँ I1 प्लस I2 आ गया। I1 I2 से देख के हमें समझ में आ गया कि ये पॉइंट का पोटेंशियल आप 1 मानोगे तो ये भी 1 ही हो जाएगा, राइट, और ये 2 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। और देख रहे हो कि ये 20-20 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट I1 I2 इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, रेजिस्टेंस भी सेम है, तो I1 इक्वल टू I2 हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 20-20 क्या हो जाएगा 10, 20 आ जाएगा 10, और 10 और 15 कितना आ जाएगा, 10 और 15 25, तो ये हो जाएगा 20। तो वैसे डायोड के प्रेजेंस से तो देखने में लगता है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, ये लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हमने एनालाइज किया तो हमें समझ में आ गया कि भाई इसका ये होगा।